हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी हम इन दिनों मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे हैं। ये आज हमारा उसका सेकंड वीडियो है और ये टोटल हमारा 9th वीडियो है। ठीक है ना, जो पीडीटी मैथ्स कोर्स चल रहा है हमारा उसका। अब मैट्रिक स्पेस का जो बेसिक है, डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम उसको चेक करते हैं मैट्रिक स्पेस, और कुछ मैंने और भी उसमें टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो वो तो मैंने कल वाले वीडियो में कवर कर दिए। अब हम आज आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कल वाला वीडियो देखा होगा। तो अगर आप में से जो भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप कल वाला वीडियो देखना, तब आप इसको कंटिन्यू करना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे ओपन एंड क्लोज सेट इन मैट्रिक स्पेस, कि मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट और क्लोज सेट क्या होते हैं। अब ये पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे इक्वलिटीज़ देखते हैं। ये कुछ बाय नेम इक्वलिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। फिर ABCD 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इन इक्वलिटीज़ के लिए हमने यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स लिए हैं जिसके कंपोनेंट है A1 A2 AN, ये पहला पॉइंट है। फिर B1 B2 BN, ये सेकेंड पॉइंट है। और ये हमने कंसिडर किए Rn में, ठीक है, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए। ठीक, अब इन पॉइंट्स पे हम ये इक्वलिटी डिफाइन करते हैं। नंबर 1 है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। इसके लिए ये जो यहाँ पॉइंट है इनके कंपोनेंट को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। A1 B1 प्लस A2 B2 फिर प्लस एंड सो ऑन AN BN। तो ये यहाँ पे हमने लिखा AI BI मॉड और समीशन लगा दिया I बराबर 1 to N। सो दिस समीशन इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ लिखा अपना समीशन AI स्क्वायर I इक्वल टू 1 to N के होल पावर 1/2। फिर यहाँ हमने लिखा BI स्क्वायर एंड इसकी होल पावर 1/2। तो सबसे पहले ये जो कंपोनेंट है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करके सम करेंगे। फिर जो सम आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। ऐसे सेम B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर टू BN स्क्वायर, सम करके उसका रूट लेंगे। सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। ये तो होती है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। फिर नंबर 2 आती है होल्डर्स इनइक्वलिटी। अब इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों वैसे सिमिलर ही हैं। इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं कि इन कंपोनेंट को आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस डेश AN BN, इनको आप ऐड कर रहे हैं एंड दिस समीशन इज लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर है समीशन I इक्वल टू 1 to N AI की पावर P और होल पावर 1/P। फिर यहाँ पर है BI की पावर Q एंड होल पावर 1/Q। तो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ अपन ने 1/2 लिया है, अंदर भी स्क्वायर लिया है। यहाँ अगर 1/P लिया है तो अंदर P, और अगर यहाँ 1/Q लिया है तो अंदर पावर Q। ठीक है ना, सो दिस समीशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि यहाँ पे जो P एंड Q आपको कंसिडर करना है वो इस तरीके से कंसिडर करना है कि 1/P प्लस 1/Q इन दोनों का जो सम आ जाए वो 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको P एंड Q कंसिडर करने होंगे, या फिर ये जो पावर्स हैं इन पावर्स का सम 1 आ जाए। तो जैसे यहाँ पे भी हो रहा है कि ये जो होल्डर्स इनइक्वलिटी है ये कॉची-श्वार्ट्ज में आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर P एंड Q की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है ना, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक, अब नंबर 3 है मिन्कोवस्की इनइक्वलिटी। अब मिन्कोवस्की क्या होती है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड थी, ये यहाँ पे प्लस के लिए डिफाइंड है। क्या कहते हैं, इनके कंपोनेंट्स हैं कौन से, ये वाले A1 प्लस B1 का होल स्क्वायर फिर प्लस A2 प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस AN प्लस BN का होल स्क्वायर। इस तरह से इनको सम कर दें तो AI प्लस BI का होल स्क्वायर फिर उसका समीशन करके उसकी पावर हमने यहाँ पर 1/2 लगाए। देन इट इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है वो अलग अलग हो जाएगा। AI का स्क्वायर फिर होल पावर 1/2 प्लस BI का स्क्वायर एंड इसकी होल पावर 1/2। सो दिस समीशन इज लेस देन इक्वल टू दिस समीशन प्लस दिस समीशन। ठीक है ना, यहाँ पर सब जगह पावर 1/2 लगी हुई है। तो कैसे याद रख सकते हो, मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया कि कॉची-श्वार्ट्ज एंड होल्डर एक जैसी हैं। डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पे P एंड Q लेने होंगे, यहाँ पे P एंड Q फिक्स कर देंगे तो कॉची-श्वार्ट्ज बन जाएगी
और मिंकोवेक्स इनइक्वलिटीज़ में प्लस का साइन आएगा। ठीक, याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, अब कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी मैट्रिक स्पेयर्स के रिलेटेड, उस पर बेस्ड यहाँ पे मैंने 4 इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर एग्ज़ाम में कभी कभी ये चीज़ें डायरेक्ट पूछते हैं कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, फिर ABCD 4 ऑप्शन में इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको गिवन होते हैं। कल जो हमने, अगर याद होगा आपको डेफिनेशन मैट्रिक स्पेस की, तो उसके लिए x, y ये होती है ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी। एक पॉइंट ले लेंगे हम बीच में z प्लस z, y, ये होती थी 4th नंबर की प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस में। ठीक है ना, याद है सबको कि x एंड y के बीच में एक पॉइंट आप z ऐसे लेंगे कि हमेशा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो इनइक्वलिटीज़ लिखी हुई हैं सब माइनस के लिए लिखी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और ये तो डायमीटर की प्रॉपर्टी है। तो अगर माइनस का साइन लगा हो तो फिर जो dx, y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है मोड dx, z माइनस dz, y के। अब ये कैसे होता है, ये इनके प्रूफ हैं। ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये सब वेल नोन थ्योरम्स है जिनके प्रूफ है, जिनमें हमको प्रूफ करके बताते हैं कि दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। बट हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं देखना है, मैं केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। सो आप डायरेक्ट इनइक्वलिटी ध्यान रखना। अब ऐसे नंबर 2 है, जैसे यहाँ 2 पॉइंट की जगह हम 4 पॉइंट ले लेते हैं, x1, x2, y1, y2। सो इनका जो सम है dx1, x2 प्लस dy1, y2 एंड इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू dx1, y1 माइनस dx2, y2। 2 पॉइंट्स आपने ऐसे लिए, यहाँ पे x1 और ये x2 है, और ये कैपिटल X मान लेते हैं, कैपिटल Y, और ये यहाँ पर y1, y2 है। इन दोनों के जो डिस्टेंस निकालेंगे उनका जो सम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 माइनस डिस्टेंस बिटवीन x2, y2। ठीक, एंड x1, x2, y1, y2 आर बिलोंग्स टू फ्रॉम सेट x। फिर नंबर 3 है कि जो dx, y है, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मोड dx, a। ये है कि कोई पॉइंट और कोई सेट के बीच की डिस्टेंस। तो अगर a जो हमने लिया था वो x का कोई सबसेट है, तो x की a से डिस्टेंस निकालें और y की a से डिस्टेंस निकालें, उनका जो डिफरेंस होगा इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू dx, y। और यहाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लेना, क्योंकि जो ऑप्शन चेंज होगा वो यहाँ से चेंज होगा कि दीज x, y मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट a। यहाँ पे अगर x, y कैपिटल X में लिखा होगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ये जो दोनों एलिमेंट है वो a के मेंबर होने चाहिए, नॉट x। क्लियर? तो ये यहाँ पर नंबर 3 इनइक्वलिटी है। फिर नंबर 4 है डायमीटर के लिए, जो डायमीटर ऑफ 2 यूनियन सेट होगा a यूनियन b, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा डायमीटर ऑफ a प्लस डायमीटर ऑफ b। तो ये कल वाली जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज़ थी, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं जो हमने लिखा ओपन एंड क्लोज सेट या ओपन एंड क्लोज स्फीयर क्या होते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन स्फीयर। कभी कभी इसको ओपन बॉल भी लिखा होता है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि ओपन स्फीयर बोले या ओपन बॉल बोले, ठीक है ना। अब क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक स्पेस कंसिडर किया, लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस, और x के अंदर कोई पॉइंट कंसिडर किया p। देन फॉर एनी r ग्रेटर देन 0 द सेट, ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, दिस सेट इज़ नोन एज ओपन स्फीयर। अब जैसे नाम से पता लग रहा है स्फीयर, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो सपोज ये एक स्फीयर है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एस पी कॉमा आर, इस सेट में x के वो सारे एलिमेंट होंगे जिनकी p से डिस्टेंस जो है वो लेस देन r हो। तो p क्या है यहाँ पे, p को हम जैसे मैंने लिखा हुआ इट इज़ नोन एज ओपन स्फीयर एंड द रेडियस r एंड सेंटर p। तो ये जो स्फीयर है उसका सेंटर तो p होगा और रेडियस r होगी। तो ये p मैंने यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर कर दिया। ये ध्यान रखना कि p भी x का एलिमेंट है और ओपन स्फीयर में भी x के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करते हो। कौन सी कंडीशन है कि
जिन जिन एक्स की डिस्टेंस पी से आर से छोटी होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, ओपन स्फीयर के अंदर होंगे। तो इसको मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पी सेंटर है, आर क्या है, रेडियस है। तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, दिस वन, इन सभी पॉइंट्स को, जिसको हम एक्स नाम दे रहे हैं, इन सभी पॉइंट की इस पी से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमेशा वो रेडियस से छोटी होगी। ठीक है ना। जैसे आप बाउंड्री पॉइंट कंसिडर कर लेंगे तो बाउंड्री पॉइंट का मीनिंग है जो डिस्टेंस होगी एक्स कॉमा पी की वो बराबर आर हो जाएगी। तो आपको बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेने, केवल स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट लेना है। तो इस वजह से हमने इस तरीके से डिफाइन किया और इसको हमने नाम दिया ओपन स्फीयर। क्लियर। फिर हमने नोट लगा के लिखा हुआ है कि ओपन स्फीयर इज ऑल्सो नोन एज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। ये तो हम यहाँ पे 2D में पढ़ रहे हैं इसलिए अपन ने इसको स्फीयर नाम दिया, बट अगर यही यहाँ पे रियल लाइन पे हम पढ़ते हैं तो फिर ये जो स्फीयर है ओपन स्फीयर, इसको हम नाम देते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है ना। यही नेबरहुड में कन्वर्ट हो जाता अगर हम इसको रियल लाइन पे पढ़ रहे होते। तो किसी भी पॉइंट का जब नेबरहुड निकालते हैं तो वो एक स्मॉल इंटरवल मिलता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर है कि किसी भी पॉइंट का आप ओपन स्फीयर निकालेंगे तो उसके लिए आपको वो सारे पॉइंट लेने होंगे सेट के जिसके पी से डिस्टेंस आर से छोटी मिल जाए। ठीक है ना। फिर उसी अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेशन आती है क्लोज स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं क्लोज बॉल भी बोलते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे अपन ने ओपन इंटरवल लिया, यहाँ पे हम ये वाला साइन लगाएंगे क्लोज सेट पी कॉमा आर। मीन्स सेम लैंग्वेज है कि एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्फीयर से पी उसका कोई एलिमेंट है, देन फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0 दिस सेट एज, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है पी कोमा आर, इट इज़ इक्वल टू, इसका मीनिंग है कि हमें सेट एक्स के वो सारे एलिमेंट लेने होंगे जिनकी पी से जो डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल टू आर हो जाए। अब यहाँ इक्वल टू का साइन लग गया जिसमें ये क्या बन गया, क्लोज स्फीयर। तो अंदर वाले तो सारे पॉइंट लेने ही हैं आपको, बट जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड करने हैं। सो ये बन जाएगा हमारा क्लोज स्फीयर। बस ये डिफरेंस है एक छोटा सा, और कोई डिफरेंस नहीं है ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर में। बट जो ओपन स्फीयर है वो नेबरहुड बनेगा, बट क्लोज स्फीयर को आप नेबरहुड नहीं बोलेंगे, इट इज़ ओनली क्लोज स्फीयर। क्लियर। अब इन दोनों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल एग्जाम में आपसे कि जैसे सपोज है कि ये फाइंड करके बताएं और ऊपर यहाँ पे आपको डिफाइन करके दे देंगे कि एस इसका मीनिंग है द ओपन स्फीयर ऑफ अ पॉइंट 3/4 एंड द रेडियस इज़ 1। ठीक है ना। और उसके लिए मैट्रिक डिफाइंड होगी, तो मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन कर दी यूजुअल मैट्रिक ना। 100% जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा यूजुअल मैट्रिक्स पे ही बनाए जाते हैं, उसी पर पूछे जाते हैं। तो या तो लैंग्वेज में लिख देंगे कि फॉर एनी यूजुअल मैट्रिक्स इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू एनी इंटरवल देन फाइंड ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर। तो यहाँ पे डिफाइंड है कि फॉर एनी यूजुअल मैट्रिक्स अगर डी एक्स कॉमा वाई, जो कि ऐसे डिफाइंड है एक्स माइनस वाई, और जो सेट एक्स हम यहाँ पे ले रहे थे वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्लोज इंटरवल 0,1, यानी जो एलिमेंट आपको लेने वो 0,1 से लेने हैं। तो आपको फाइंड करना है दिस ओपन स्फीयर जिसका सेंटर तो 3/4 रेडियस 1 एंड दिस क्लोज स्फीयर सेंटर 1/4 रेडियस 1/2। तो 1/1 फाइंड करते हैं। पहले हमने ओपन स्फीयर फाइंड किया। अब ओपन स्फीयर जैसे आपने यहाँ लिखा तो डेफिनेशन माइंड में आ जानी चाहिए कि ओपन स्फीयर का मीनिंग होगा कि वो सारे एलिमेंट लेना है सेट के। तो यहाँ पे सेट की जगह पे क्या है, इंटरवल 0,1 सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स का मीनिंग इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उनकी डिस्टेंस किससे, पी से। पी क्या है, इसका सेंटर। तो यहाँ सेंटर कितना है 3/4, उससे लेस देन हो जाए आर से। आर कितनी दे रखी है 1। बस जैसे ये डेफिनेशन लिखी फिर तो आपको सॉल्व करना है जो यहाँ पर डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब डी एक्स कॉमा वाई कैसे डिफाइंड है, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे मोड एक्स माइनस 3/4 इट इज़ लेस देन 1। सो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर वो सारे एक्स लेने हैं जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं, वही ओपन स्फीयर के अंदर आएंगे। अब कौन कौन सा पॉइंट आएंगे तो उसके लिए हमें इक्वलिटी सॉल्व करनी होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड हटाएंगे तो 3/x माइनस 3/4 लेस देन एंड ग्रेटर देन -1 to 1। अब इस पूरी इनइक्वलिटी में हम 3/4 को ऐड कर देंगे तो x आ जाएगा -1/4 से 7/4 के बीच में। अब अगर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो -1/4 यहाँ कहीं आएगा और 7/4 सपोज यहाँ कहीं आएगा। 7/4 का मीनिंग क्या हुआ, 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा। बट हमें x कहाँ से कहाँ लेना है, केवल हमें यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लेना है। ठीक है ना।
तो ये जो हमें x की रेंज मिली है वो ज़्यादा बड़ी मिली है, बट जो हमें x लेना है वो केवल इस इंटरवल में से लेना है, और ये जो इंटरवल है वो इसी रेंज के अंदर इंक्लूड है। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो यही हो जाएगा, केवल 0,1। ठीक है ना, ये जो सारे के सारे पॉइंट है वो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, बट इसके अंदर इसके बाहर के जो पॉइंट है वो आपको हटाने होंगे। सो कंप्लीट दिस क्लोज इंटरवल 0,1 इज ए ओपन स्फीयर 3/4,1। तो आंसर ये हो जाएगा हमारा 0,1 क्लोज इंटरवल। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अगर हमें ये वाला क्लोज स्फीयर फाइंड करना है तो फिर डेफिनेशन पे जाएंगे कि हमें यहाँ पे वो सारे एक्स लेने होंगे सेट में से। सेट क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0,1 सच दैट डिस्टेंस बिटवीन दीज एक्स, कि इन एक्स की इस सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1/2 से। इक्वल टू को लगाएं क्योंकि क्लोज स्फीयर हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, mod x माइनस वाई, हम लिख देंगे mod x माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब इस इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो अगेन मोड हटाएंगे तो -1/2 प्लस 1/2, -1/4 है तो प्लस 1/4 कर देंगे सब जगह। तो ये x की रेंज आ जाएगी -1/4 से 3/4। बट ये जो x की रेंज है हमें वही x लेने हैं जो इस इंटरवल के अंदर आ रहे हो। तो -1/4 यहाँ कहीं होगा, 3/4 कितना होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो ये 3/4 यहाँ मैं बना देती हूँ, सपोज़ ये 0.75 होगा। और हमारा जो इंटरवल गिवन है जिसमें से हमें पॉइंट लेना है वो दे रखा है आपको 0 और ये यहाँ पर दे रखा है 1। ठीक, तो हमें x की वैल्यू तो -1/4 से इसके बीच में लेनी है, बट हमारी इंटरवल है ये, तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारे पास दिस 1। ठीक है ना, -1/4 3/4, तो ये वाले पॉइंट आपको हटाने होंगे। 3/4 पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर क्लोज सेट। अब 0 से स्टार्ट हो रहा हमारा ये, तो ये वाले पॉइंट आपको बाहर वाले पॉइंट हटाने होंगे। तो केवल ये इंटरवल आ जाएगा हमारा आंसर 0,3/4। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको आराम से वापस से दोबारा देखना, क्वेश्चन को इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट यही होगा जो मैं यहाँ बता रही हूँ, यही आपको मैट्रिक स्पेस गिवन होगी। यहाँ पे इंटरवल ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सेंटर रेडियस कुछ भी गिवन हो सकते हैं। बस आपको ओपन एंड क्लोज का ध्यान रखना है कि कब आपसे ओपन पूछा है, कब आपसे क्लोज पूछा है। बाकी कॉन्सेप्ट यही होगा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सेट एंड क्लोज सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओपन सेट। मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट क्या होगा, इसके लिए हमने एक मैट्रिक स्पेस कंसिडर किया x, d और g को इसका सबसेट है x का। देन दिस g इज कॉल्ड ओपन सेट। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। इसके ईच एलिमेंट के लिए यदि हमें कोई ना कोई ऐसी r मिल जाती है, यानी कोई ना कोई रेडियस ऐसे एग्जिस्ट करती है सच दैट दिस ओपन स्फीयर इज ऑलवेज सबसेट एंड इक्वल टू g। मीन्स ये हमने यहाँ पे एक g कंसिडर किया, ठीक है ना, एंड ये जो g है वो किसके अंदर है, सेट x के अंदर, इस तरीके से। अब इस g के अंदर हमें कोई पॉइंट कंसिडर करना है जो कि हमने कंसिडर किया x, सो दिस वन। अब इस x को सेंटर मानकर हम अगर एक ओपन स्फीयर बनाते हैं तो दिस ओपन स्फीयर इज कम्प्लीटली कंटेंट इन g। अब जहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट को तो हमने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। g के सभी पॉइंट्स के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी रेडियस मिल जानी चाहिए कि जिसको आप सेंटर मान कर ओपन स्फीयर बनाएंगे। तो ऑल दीज ओपन स्फीयर आर कंटेंट इन g, और यह वो g के इक्वल भी हो सकते हैं। सो अगर ऐसा पॉसिबल है देन द सेट g इज़ नॉन एज ओपन सेट। जो ये g है वो x का ओपन सेट होगा। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, अगेन x, d मैट्रिक स्पेस है और इस मैट्रिक स्पेस के अंदर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया p। देन दिस p इज नॉन एज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट अ ओपन स्फीयर x p, r सच दैट ये जो p है वो इस ओपन स्फीयर के अंदर हो और दिस ओपन स्फीयर इज सबसेट ऑफ x। हमने यहाँ पे क्या बोला, अब ये एक सेट x ले लिया हमने, दिस वन, इसका हमने कोई भी पॉइंट लिया p,
अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है वो इस x के लिए इंटीरियर पॉइंट बनेगा यदि इस P को सेंटर मान के आप एक ओपन स्फीयर बनाते हैं। सो ये जो ओपन स्फीयर है वो x का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, और P किसके अंदर होना चाहिए, इस ओपन स्फीयर के अंदर होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन सिमिलर ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बोलूँ तो ये जो x है वो तो इस P के लिए क्या है, ओपन सेट, और ये जो P है वो इस x के लिए क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो ये वाइस वर्सा डेफिनेशन होती है। यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू दिस वन, सो दिस G इज ओपन सेट एंड दिस x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। इसी वजह से यहाँ पर हमने ये एक नोट लिखा है कि कोई भी जो सबसेट है x का वो ओपन सेट होता है इफ़ एंड ओनली एवरी पॉइंट ऑफ G आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। यानी अगर कोई भी सबसेट है, ये हमने यहाँ पे लिया x है और ये इसका सबसेट है G, तो ये जो G है वो x का ओपन सेट होगा। कब होगा, जब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए। If all the points of G are interior point then G is open set, and if G is open set then all the points are the interior point। तो ये जो डेफिनेशन है वो वाइस वर्सा है। क्लियर। तो ओपन सेट और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन याद रखना। ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती एग्जाम में पूछे जाएंगे रिजल्ट्स, जो अब मैं इनके बेस पे आगे लिखूँगी। तो ये रिजल्ट्स पढ़ने के लिए आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। और ये थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, इसमें कैलकुलेशन वाली चीज़ें कम है, थ्योरी ज़्यादा है। तो अच्छे से समझते हुए चलना, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, जिससे आपको आगे जाके एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनको आपको रिवाइज करना होगा, इन पे बेस्ट क्वेश्चन करने होंगे, तब जाके ये जो थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो याद होंगे आपको। ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो मैं आपको जब टॉपिक कंप्लीट होगा, जब मैं प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, बट अभी आप इनको समझते हुए चलो। तो अब जो ओपन सेट की जो थ्योरम्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं, वो क्या हैं वो देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 में आपको पता ही चुकी हूँ। अब नंबर 2 हमने लिखा है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो जो सेट x खुद होता है, x कौन सा है जो हमने यहाँ पे मैट्रिक स्पेस में कंसिडर किया वो, और जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा ओपन सेट होते हैं, उन्हें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्टी सेट एंड द सेट x ऑलवेज आर ओपन सेट्स। फिर नंबर 3 हमने लिखा है कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। जितने भी ओपन स्फीयर्स होते हैं वो सब ओपन सेट होते हैं। वो आप यहाँ से देख सकते हो कि यह हमने क्या लिया था, ओपन स्फीयर लिया था। तो ओपन स्फीयर अपने आप में क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ये ओपन सेट की डेफिनेशन को फुलफ़िल करेगा। मीन्स इस ओपन स्फीयर के अंदर, ये हमने ओपन स्फीयर बनाया था, तो इस ओपन स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। फिर नंबर 4 पॉइंट है कि G सबसेट है x का, ठीक, और x, D क्या है, मैट्रिक स्पेस है। देन दिस G इज ओपन, तो ये जो इसका सबसेट है वो ओपन सेट होगा। कब, इफ़ एंड ओनली G इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट है। ये जो 5 और 6 है, यही 2 पॉइंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अधिकतर जैसे DSSB TGT के एग्ज़ाम में भी अभी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, और जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन 2 थ्योरम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनको अच्छे से देखते हैं। नंबर 5 में क्या है कि द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इज़ ओपन। दैट मीन्स अगर ओपन सेट का आप यूनियन करते हो तो वो यूनियन क्या होना चाहिए, आर्बिट्ररी होना चाहिए। आर्बिट्ररी मीन्स इनफाइनाइट मैनी। तो अगर इनफाइनाइट मैनी ओपन सेट को यूनियन करोगे तो जो नया सेट मिलेगा G, वो भी क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। और नंबर 6 है द इंटरसेक्शन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। अब अगर इंटरसेक्शन की आप बात करें कि किन्हीं भी ओपन सेट का इंटरसेक्शन वापस से ओपन कब बनेगा, जब वो फाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है ना। फाइनाइट का मीनिंग जैसे मैंने यहाँ पर 1 to n लिया है, तो बस ये 2 चीज़ जो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखी वही इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन, और आर्बिट्ररी लिखा है तो वो यूनियन होगा, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन, ठीक। तो बस ये 2 चीज़ हैं यहाँ पे। फिर नंबर 7 है अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज़ ओपन।
किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का जो सबसेट होगा वो ओपन होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ द यूनियन ऑफ द फैमिली ऑफ द ओपन स्पेस। तो वही चीज़ यहाँ पे जो मैंने यहाँ बताया हुआ है उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दिया हुआ। यहाँ बस मैंने एक चीज़ लिखी है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ओपन सेट ओपन। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर सबसेट है, जैसे हमने कोई सबसेट लिया है इस तरीके से, तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेट जी बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन दिस जी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ दिस जी इक्वल टू द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। और ओपन स्फीयर क्या है यहाँ पे, आर्बिट्री, क्योंकि एक्स कहाँ पे ले रहे हैं हम, जी में, और जी में क्या है, इन्फाइनाइट मैनी एलिमेंट है। उन सभी इन्फाइनाइट मैनी एलिमेंट के लिए अगर आप ओपन स्फीयर बनाएंगे तो उन सबका जो यूनियन होगा वो भी क्या बनेगा, ओपन बनेगा। और अगर वो ओपन है तो जी भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। फिर ये तो होगी ओपन सेट्स के लिए जो 7 यहाँ पे डेफिनेशंस थी या 7 थ्योरम्स थी, वो उनमें से इम्पोर्टेंट मैंने मार्क कर दी 5 और 6 नंबर की, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज सेट, उस पर आते हैं। फिर उसके भी हम ऐसे इसी टाइप से थ्योरम्स के स्टेटमेंट देखेंगे। अब क्लोज सेट पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे लिमिट पॉइंट। जैसे वहाँ देखा था हमने इंटीरियर पॉइंट, वैसे यहाँ देखेंगे हम लिमिट पॉइंट कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। अब एक्स कॉमा डी अगर मैट्रिक्स स्पेस है और ए उसका कोई सबसेट है, देन अब ये मैं अंडरलाइन करी उस पार्ट पे, अगर ए इसका सबसेट है तो आप पॉइंट जो लेंगे वो एक्स में लेंगे, यानी बड़े सेट में लेना है आपको पॉइंट। देन दिस एक्स इज़ नॉन एज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये जो एक्स होगा वो इस ए के लिए लिमिट पॉइंट होगा, कब होगा, इफ़, फिर डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर डेट एक्स कंटेंट एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए। क्या किया हमने, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, सपोज ये हमने एक बड़ा सेट ले लिया एक्स, जिसके अंदर से आपको पॉइंट लेना है, और ये हमने एक इसका सबसेट ले लिया ए, दिस वन। तो ये जो पॉइंट ले रहे हैं आप एक्स, वो ए के अंदर भी हो सकता है और ए के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। सपोज हमने एक बाहर ले लिया यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट, तो डेफिनेशन ये बोलती है कि इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर आप एक ओपन स्फीयर बनाते हो इस तरीके से, तो इस ओपन स्फीयर में ए का कम से कम एक पॉइंट आ जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट। अगर इसके ओपन स्फीयर में ए का कम से कम एक पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट इस ए के लिए क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। और अगर हमने ओपन स्फीयर बनाया वो इस तरीके से बनता है जैसे कि मैंने डायग्राम में बता रखा है कि इस ओपन स्फीयर में ए का एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है, दैट मीन दिस पॉइंट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो लिमिट पॉइंट जिस सेट का बनता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी के अंदर हो, उसके बाहर भी हो सकता है, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं आप एंटायर स्पेस में। बस डेफिनेशन ये बोलते हैं कि उस पॉइंट को सेंटर मान के जब आप ओपन स्फीयर बनाते हैं तो उस ओपन स्फीयर में उस सेट का कम से कम एक पॉइंट आ जाना चाहिए। अब जैसे मैं दूसरा डायग्राम बनाऊँ, ये यहाँ पे एक्स है, ये यहाँ पे सेट ए हमने लिया, ये यहाँ पे एक्स है, तो अब इसको सेंटर मान के आपने एक ओपन स्फीयर बनाया इस तरीके से। तो इस ओपन स्फीयर में इस सेट के ये वाले एलिमेंट आ गए, दैट मीन दिस पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट फॉर सेट ए। तो ये इसका मीनिंग है यहाँ पे, क्लियर। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है यदि, तो फिर हम देखते हैं डेफिनेशन क्लोज सेट की। तो क्लोज सेट के लिए कोई भी जो सबसेट होगा एक्स का वो क्लोज सेट बनेगा कब, इफ़ ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। कोई भी सबसेट, जैसे कि हमने सबसेट लिया इसका, ये जो सबसेट है होगा वो इसका क्लोज सेट बनेगा यदि ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हो वो सब ए के अंदर ही हो, ठीक है ना। इफ़ ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे अगर ए के अंदर ही हैं तो फिर ए क्या बनेगा, क्लोज सेट। अगर एक भी लिमिट पॉइंट सेट से बाहर है तो फिर आप क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ क्लोज सेट। तो क्लोज सेट होने के लिए सारे के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर होने चाहिए, क्लियर। तो ये तो केवल बेसिक डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट क्या होते हैं। अब इनकी थ्योरम्स के स्टेटमेंट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये यहाँ पे क्लोज सेट की कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनको हमने यहाँ पे 1 बाय 1 लिखा हुआ है। तो हम इनके स्टेटमेंट देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। जैसे पहला है कि एक्स कॉमा डी का मैट्रिक्स स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है, देन दिस सेट ए इज़ क्लोज सेट कब, इफ़ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट।
सो इसका मीनिंग है जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा दैट में एक्स माइनस ए इज एन ओपन सेट। तो अगर कोई भी सेट ओपन सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होगा, अगर कोई सेट क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। तो ये रिवर्स है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ठीक। फिर नंबर 2 है कि एवरी क्लोज इंटरवल इज ए क्लोज सेट। क्लोज इंटरवल, जितने भी क्लोज इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, क्लोज सेट माने जाएंगे। और जितने भी ओपन इंटरवल्स होते हैं वो सब क्या माने जाएंगे, ओपन सेट्स। मैंने वहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखी है, आप चाहो तो इंक्लूड कर लेना कि एवरी ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स। फिर नंबर 3 है कि एवरी सिंगलटन सेट इज ए क्लोज सेट। जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं जिनके अंदर एक ही एलिमेंट होता है वो हमेशा क्लोज सेट माने जाएंगे। नंबर 4 है एवरी फाइनल सेट इज ए क्लोज सेट। अब ये जो मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है उसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि अब फाइनल सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, किसी मैट्रिक स्पेस का कोई फाइनल सबसेट होगा यदि ए, देन इट इज़ ऑलवेज क्लोज सेट, ठीक। तो ये भी लैंग्वेज हो सकती है और ये भी लैंग्वेज हो सकती है कि जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा क्लोज सेट होते हैं, उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि ये दे दिया 1 2 3 4 कि ये यहाँ पे किस टाइप का सेट है, ओपन है क्लोज्ड है, ओपन एंड क्लोज दोनों हैं, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो फाइनल सेट हमेशा क्लोज सेट होता है, ये कभी भी ओपन सेट नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है जो मैंने यहाँ नंबर 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक। फिर नंबर 5 है एवरी क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट, ठीक है। जितने भी क्लोज स्फीयर होते हैं, जैसे क्लोज स्फीयर हमने कैसे बनाया था, इस तरीके से बनाया था। तो जितने भी क्लोज स्फीयर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। तो ओपन में भी हमने लिखा था कि एवरी ओपन स्फीयर आर ओपन सेट। फिर एम्प्टी सेट फाई एंड द सेट एक्स बोथ आर क्लोज सेट, वहाँ पे भी हमने लिखा था एम्प्टी सेट और सेट एक्स दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं और ये आपस में क्लोज भी होते हैं। तो यही 2 सेट ऐसे हैं जो क्लोज भी होते हैं और ओपन सेट भी होते हैं। तो ये नंबर 6 पॉइंट हो गया। और नाउ नंबर 7 पॉइंट हमारा, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी द इंटरसेक्शन ऑफ, अगेन मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ 7 और 8 पे। यही दोनों पॉइंट हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स आएंगे बेसिकली, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो। तो इसमें क्या है कि इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो अगर क्लोज सेट में आपको लेना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन किन क्लोज सेट का लेंगे आप, आर्बिट्रेरी यानी इनफाइनाइट मैनी क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा। और यूनियन में आपको क्या लेना पड़ेगा, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। फाइनाइट का मीनिंग 1 to n, अगर हमने यहाँ पे क्लोज सेट लिए और उन सबका यूनियन करते हैं तो जो नया सेट मिलेगा वो भी क्या बनेगा, क्लोज मिलेगा। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, अभी मैंने जस्ट ओपन में भी इस तरीके की कंडीशन बताई थी, तो कोई भी एक का याद रख लेना। जैसे कि सपोज आपने ओपन के लिए याद रख लिया, उसका जस्ट जो रिवर्स होगा वो क्लोज सेट में होता है। कैसे, यानी जो आर्बिट्रेरी ओपन सेट था उनका यूनियन क्या बन रहा था, ओपन बन रहा था। तो ऐसा ही यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी सेट का इंटरसेक्शन होगा वो क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि किस में आर्बिट्रेरी यूनियन आएगा, किस में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आएगा। किसी भी एक के लिए याद रख लेना, ये बेस्ट पार्ट है जो मैंने आपको बोल रही हूँ। चाहे तो आप ओपन के लिए याद रख लेना और उसका जो रिवर्स होगा वो क्लोज के लिए होता है। बस इस तरीके से याद रखना, इजीली याद हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ओपन सेट एंड क्लोज सेट रिलेटेड। इनमें क्वेश्चन नहीं आते, इसमें थ्योरी बेस ही है। ये जो पूरा पार्ट है मैट्रिक स्पेस वो 90% तो थ्योरेटिकल बेस है, 10% इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं जो मैं पिछले 2 दिन से आपको करवा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन। तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ बताते हुए चल रही हूँ। तो ये दोनों टॉपिक तो होते हैं अभी हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट तो कंप्लीट। अब इसकी थ्योरी को हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, थैंक यू।